राकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पावर ऑफ फिजिक्स में। चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा था और आज बारी है प्रैक्टिस सेट की। एक प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिया, आज अपन करेंगे सेकंड वाला प्रैक्टिस सेट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, एयरफोर्स नेवी जो मेन क्वेश्चन है। और आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा कैपेसिटेंस पे, विद्युत धारिता पे टारगेट रहेगा। विद्युत धारिता पर किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे अपन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखेगा, वीडियो को पॉज करो, एक बार उसको सॉल्व करो और आगे उसका प्ले करके सॉल्यूशन देखो। तो देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड और 15 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र 100 वोल्ट स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखो जी, एक तो जुड़ गया हमारे पास 3 माइक्रोफैरड का, एक 10 माइक्रोफैरड का और एक 15 का। तो ये है 3 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 15 माइक्रोफैरड, तीनों को 100 वोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो ये एक बैटरी दे दी और ये दे दी 100 वोल्ट की, इसके साथ इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। अपने से पूछा है इस 15 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर कितना आवेश होगा। अब देखो बच्चों, आगे भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जब अपने को कोई भी अरेंजमेंट दे दिया जाता है और उस अरेंजमेंट में फिर अपने से पूछा जाता है कि इस संधारित्र पर बताओ कितना आवेश है, इस पर बताओ कितना विभवांतर है, तो उस तरीके के क्वेश्चन है वो अपने को किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहला काम आपको दिया जाएगा विभवांतर, कि बैटरी का टोटल विभवांतर कितना है वो हमारे पास है। फिर सबसे पहला काम आपको उस संयोजन की एक बार तुल्य धारिता निकाल लेनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम एक बार C निकाल लेंगे, संयोजन की तुल्य धारिता कितनी है। वो कैसे निकालेंगे, 3 है ना, श्रेणी क्रम में है, तरीका आपको बताया हुआ है। 1/C करके निकाल लेंगे। तो 1/C इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/10 प्लस 1/15। तीनों का ले लें एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया, 30। तो 10 प्लस 3 प्लस के 2, तो C इज इक्वल्स टू आ गया 30/15। कितना आ गया, 2। क्या था, माइक्रोफैरड। उस संयोजन की तुल्य धारिता हम निकाल लेंगे और वो कितनी आ गई, 2 माइक्रोफैरड आ गई। फिर देखो टोटल धारिता आ गई, टोटल विभवांतर है ही हमारे पास कि 100 वोल्ट है। उसके बाद बात आई टोटल आवेश की। ये कैसा भी अरेंजमेंट दे दिया जाए सबके लिए एक ही तरीका होगा। तो टोटल आवेश Q, तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV। तो C की वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 और साथ में विभवांतर कितना दे दिया अपने को, 100। तो धारिता आ गई 2 माइक्रोफैरड, 2 × 10⁻⁻6 और विभवांतर कितना था, 100। ये हो गया 2 × 10⁻⁻4 कूलम। ये तीनों चीजें तो आपको ये मान लो हर क्वेश्चन में निकालनी है। फिर अब अपन बात करें, अपने को कहा गया है कि इस संधारित्र पर आवेश की गणना करो। फिर बच्चों आपको अरेंजमेंट देखने हैं, कौन सा किसके साथ किस क्रम में जुड़ा हुआ है। तो यहां यदि हम देखें तो देखो तीनों जो संधारित्र हैं वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में क्या चीज नियत होती है, सोचो। श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान नियत होता है। तो सबसे पहली चीज, टोटल आवेश कितना था हमारे पास, 2 × 10⁻⁻4। तो 2 × 10⁻⁻4, तो इस पर भी कितना रहेगा, 2 × 10⁻⁻4। इस पर भी कितना रहेगा, 2 × 10⁻⁻4। इस पर भी कितना रहेगा, 2 × 10⁻⁻4। हाँ, V का मान जो है वो सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। और अगर हमसे विभवांतर पूछ लेता तो V1 इज इक्वल्स टू Q/C1, V2 निकाल लेते तो V2 इज इक्वल्स टू Q/C2, V3 इज इक्वल्स टू Q/C3। जैसे ये पूछ लेता कि 15 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर बताइए कितना विभवांतर है, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते, अपना आंसर आ जाता। तो देखो अपना आंसर आया है 2 × 10⁻⁻4 को मैं लिख दूं 200 × 10⁻⁻6 यानी 200 माइक्रोकूलम। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन लेते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने को दे दिया एक संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित करते हैं और उसमें संग्रहित ऊर्जा U है। एक संधारित्र, तो ये संधारित्र उसको एक बैटरी से आवेशित करते हैं। तो ये एक बैटरी V से हमने उसको चार्ज कर दिया और संधारित्र की धारिता मैं ले लेता हूं C है, उसमें संग्रहित ऊर्जा U है। तो बच्चों देखो U की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 12CV²। क्लियर, पहली स्थिति में तो क्या आ गई, ये U आ गया। आगे देखो, अब बैटरी को हटाकर इस संधारित्र के समांतर क्रम में समान धारिता का दूसरा संधारित्र जोड़ते हैं तो प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का मान बताओ। अब ये कह रहा है कि अगर इस बैटरी को यहां से हटा दें और बैटरी को हटाने के बाद
यदि उसके स्थान पर कोई दूसरा निरावेशित संधारित्र दे, देखो पहले ये वाला चार्ज हो गया था, जो पहले वाला जुड़ा था वो उसको तो बैटरी ने चार्ज कर ही दिया, तो अभी इसकी धारिता C, विभवांतर कितना है V इस वाले का। फिर उसकी बैटरी की जगह हमने एक दूसरा संधारित्र जोड़ दिया और ये क्या है, अभी निरावेशित है। तो अपने पढ़ा है कि ये वाला चार्ज है, ये चार्ज नहीं है, तो जो चार्ज है वो इस वाले को आवेशित कर देगा और इधर से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होगा और ये आवेश का प्रवाह तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। इसको निरावेशित संधारित्र से जोड़ने के बाद अब दोनों के पास कितना कितना विभवांतर आ गया, V/2। अब देखो धारिता कितनी थी इसकी C, जिसको हमने जोड़ा है दूसरे संधारित्र को, उसकी धारिता भी कितनी दी है अपने को C। अब मैं आपसे पूछूं इस पूरे संयोजन की तुल्य धारिता कितनी होगी भाई, C और C किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। तो C और C समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता कितनी होगी 2C। विभवांतर कितना हो गया V/2। अब मैं आपसे कहूं कि इस पूरे संयोजन की ऊर्जा निकालें अपन, तो पूरे संयोजन की ऊर्जा U डैश में नाम दे दूं तो U डैश इज इक्वल्स टू 1/2C V का स्क्वायर, तो V/2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 1/4 CV स्क्वायर, जो कि पहले वाले का कितना है, आधा है। अब देखना ये तो इस पूरे संयोजन की ऊर्जा है, मतलब इस संधारित्र की ऊर्जा और इस संधारित्र की ऊर्जा दोनों की ऊर्जा इतनी है, तो फिर एक की ऊर्जा बच्चों कितनी हो जाएगी U/4, उसका भी आधा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा U/4। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है वो अपने को सोल्व करना था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन दे दिया कि 20 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर जिसकी प्लेटों के मध्य दूरी 2 mm है और आगे अपने को दिया है यदि 1 mm मोटाई व परावैद्युतांक 2 वाली परावैद्युत पट्टिका प्लेटों के मध्य रख दी जाए तो बताओ संधारित्र की नई धारिता क्या होगी। देखो जी, एक संधारित्र दे दिया और उसकी प्लेटों के बीच की दूरी है 2 मिलीमीटर। आगे अपने को कहा गया है यदि 1 mm मोटाई व परावैद्युतांक 2, तो 1 mm यानी जस्ट उसका आधा, यहां से लेके यहां तक इसकी चौड़ाई है वो कितनी दे दी अपने को 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर चौड़ाई और 2 परावैद्युतांक की पट्टी यदि यहां रखी हुई है तो बताओ संधारित्र की नई धारिता कितनी होगी। अब देखो बच्चों, पहले धारिता कितनी दी थी अपने को, पहले दी थी अपने को 20 माइक्रोफैरड, वो कब थी, निर्वात में, कि अगर उसकी प्लेटों के बीच में निर्वात है तो निर्वात में धारिता का फॉर्मूला A/0/d ये होता है, और इसकी वैल्यू अपने को कितनी दे दी 20 माइक्रोफैरड, पहले दी है अपने को 20 माइक्रोफैरड। आगे देखो, अब अगर संधारित्र की प्लेटों के मध्य यदि कोई परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए तो नई धारिता कितनी हो जाएगी, उसको देखें। अब सबसे पहली चीज, माध्यम भरने के बाद नई धारिता क्या हो जाता है, A/0/d माइनस का t प्लस का t अपॉन k। अगर कोई T मोटाई और K परावैद्युतांक की पट्टिका यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य रख दी जाए तो धारिता का मान इतना हो जाता है। क्लियर। यहां देखो टोटल डिस्टेंस कितनी थी 2 मिलीमीटर, यहां पट्टिका है वो कितना है 1 मिलीमीटर, इसका मतलब आधे भाग में परावैद्युत पदार्थ भर दिया, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं A/0/d माइनस d/2 भाई T की जो मोटाई है तो T की मोटाई है वो d/2 ही तो दी अपने को, d/2 प्लस का d/2 और K का मान अपने को कितना दे दिया 2, तो 2 × 2 4 हो गया। तो इसको सोल्व कर ले। अब देखो ये हो गया A/0/d/2 प्लस का d/4 और दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 3d/4। इसको सोल्व किया तो ये आ गया 4A/0/3d, और इसका मान कि जब प्लेटों के मध्य निर्वात था उस समय कितना था 20, तो अब अपना आंसर आ गया C' इज इक्वल्स टू 4/3 × 20 और ये हो गया 80/3 माइक्रोफैरड, जो कि कितना होगा 3 दूनी 6 और 2 0
तो 3 से घटाना 26.6 समथिंग आ जाएगा, तो 26.6 माइक्रोफैराड। इसमें अपने को यही देखना था कि ये जो बीच में पट्टिका रखी गई है, इस पट्टिका की जो चौड़ाई है वो 1 mm, कहीं काम में नहीं लिया ना अपन ने, 1 mm भी कहीं काम में नहीं लिया हमने, 2 mm भी कहीं काम में नहीं लिया, वो तो केवल ये बता रही थी कि पट्टिका की चौड़ाई प्लेटों के बीच की दूरी का आधा है, और वही चीज हमने काम में ली है। टी की जगह हमने क्या प्लेस किया, डी बटा 2 तो प्लेस किया है भाई। हम प्लेटों के बीच की दूरी डी लेते हैं और डी बटा 2 डिस्टेंस में है वो क्या रखी हुई है, पट्टिका रखी हुई है। इस तरीके से देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में संधारित्र C1, C3, C4, C5 प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैराड है। यदि संधारित्र C2 की धारिता 10 माइक्रोफैराड हो तो A और B के मध्य प्रभावी धारिता क्या होगी। पहले तो डायग्राम देखें, ये दिया C1, यहाँ C2 है, ये हमारे पास C3 है, और C4 को कनेक्ट किया गया है यहाँ पर, और C5 को कनेक्ट किया गया है यहाँ पर। तो ये C1, ये हो गया C2, ये C3, ये C5, ये हो गया C4, ये बिंदु A और ये बिंदु B। अब देखो इसमें C1, C3, C4, C5 इनकी तो दिए 4, ये 4 का, ये 4 का, ये 4 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड, और C2 कितना दे दिया अपने को, ये 10। बीच वाला जो कैपेसिटर है वो 10 माइक्रोफैराड। याद करो ये जो संयोजन होता है ये व्हीट स्टोन सेतु होता है, और व्हीट स्टोन सेतु की फॉर्म में मैं इसको बनाऊं, आपको बताया हुआ है ये वाली ब्रांच यहाँ पर, नीचे वाली C1 वाली ब्रांच यहाँ पर, C3 वाली ब्रांच यहाँ पर, और C5 वाली ब्रांच यहाँ पर, बच गया C2, और C2 होता है इनके बीच में, यहाँ A और ये B। यहां देखो ये 4 4 4 4 और बीच वाला ये कितना हो गया 10 का। क्लियर। अब बताओ ये C1, यहां पर ये C3 और ये हो गया, सॉरी ये C4 है, ये C4, ये C3, ये C1 और ये है हमारे पास C5। अब कंडीशन आपको बताई हुई है ये बटा ये, तो 4 अपॉन, अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लूं मैं तो C4 अपॉन C3, और ये इक्वल होना चाहिए किसके, C1 अपॉन C5 के, तो C1 अपॉन C5 के है क्या इक्वल, 4 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 4। तो इसका मतलब ये कंडीशन लागू हो रही है, इसका मतलब ये हुआ ये संधारित्र कौन सी अवस्था में है बच्चों, संतुलन अवस्था में है, और संधारित्र संतुलन अवस्था में है, इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी स्थिति में हम बीच वाली शाखा को हटा सकते हैं। यहां 10 दिया था, अगर यहां 15 होता तो भी हटा देते, 20 होता तो भी हटा देते। अब तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, जब कोई भी व्हीट स्टोन सेतु अगर संतुलन अवस्था में होता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध या उसकी तुल्य धारिता उसमें जुड़े किसी एक संधारित्र या एक प्रतिरोध के बराबर होती है बीच वाले को हटाने के बाद। वैसे भी देखो 4 और 4 किस में श्रेणी में, 4 और 4 का श्रेणी कितना हो गया 2 माइक्रोफैराड, ये 4 और ये 4 भी किस में श्रेणी में, इसका भी कितना हो गया 2 माइक्रोफैराड। अब 2 और 2 किस में समांतर में, तो तुल्य धारिता 2 + 2 बराबर कितना आ गया 4 माइक्रोफैराड। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है वो अपने को सोल्व करना था। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अपने को दे दिया D/2 मोटाई की एक तांबे की पट्टिका को समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखते हैं, और उसके आगे दिया यहां D है वो प्लेटों के मध्य दूरी है। बिना तांबे की पट्टिका के संधारित्र की धारिता C है, तांबे की पट्टिका के साथ C' है। देखो जी, सबसे पहले दिया अपने को एक संधारित्र, ठीक है। अभी ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या है निर्वात है, तो दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी वर्तमान में इसकी धारिता का मान C0, और अभी इसकी धारिता का मान कितना आ गया हमारे पास A/0/D। आगे देखो, आगे कहा गया D/2 मोटाई की एक तांबे की पट्टिका को उनकी प्लेटों के बीच में रखते हैं। ये लो, अब D/2 कैसे ले लो, चाहे स्टार्टिंग से ले लो या फिर बीच में ले लो। पहले प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी D, अब एक तांबे की पट्टिका रखी गई है बीच में, तो ये एक तांबे की पट्टिका, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी दे दी हमें D/2। अब कह रहा है पहले धारिता C थी, जब पट्टिका नहीं रखी थी उस समय धारिता C थी, पट्टिका रखने के बाद अब धारिता C' है। फिर हमसे अनुपात पूछा है, तो फिर बताओ C/C' की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो C' निकाल ले,
अगर बीच में चालक पट्टिका रख दी जाए तो धारिता का फॉर्मूला ये याद करो, C डैश इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T, क्योंकि माध्यम अगर भरा हो तो प्लस T बाई एप्सिलॉन R भी आता है, धातुओं के लिए एप्सिलॉन R का मान 1 होता है, तो तीसरी टर्म में उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। चालक पट्टिका के कारण फॉर्मूला ये। अब बात करें T की, पट्टिका की चौड़ाई कितनी दी है, D बटा 2, तो इसकी जगह क्या रख दिया, D माइनस D बटा 2। D में से D बटा 2 आपने माइनस कर दिया, कितना बच गया, D बटा 2, 2 ऊपर अंश में चला गया तो 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब अनुपात पूछा है C अपॉन C डैश कितना होगा, इसमें इसका भाग देना है, तो आंसर आ गया आपका 1/2 नहीं, अच्छा C डैश बाई C पूछा, सॉरी, तो C डैश बाई C इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2/1। इस तरीके से सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपने को, एक डेफिब्रिलेटर में एक 40 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 300 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा को 2 मिलीसेकंड तक पल्स के रूप में एक रोगी को दी जाती है, तो रोगी को दी गई शक्ति क्या है। अब देखो इसमें डेफिब्रिलेटर, उसमें अपने को दे दिया एक 40 माइक्रोफैराड का संधारित्र, उसको चार्ज किया गया कितने विभवांतर से, 3000 वोल्ट से। क्लियर। आगे अपने को दिया है संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा को 2 मिलीसेकंड कितने टाइम के लिए, तो 2 मिलीसेकंड के लिए। 2 मिलीसेकंड यानी 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 सेकंड। क्लियर। पल्स के रूप में दिया जाता है। अपने से पूछा है कि रोगी को कितनी शक्ति दी गई, पावर। अच्छा, शक्ति कार्य करने की दर यानी कार्य बटा समय, यानी शक्ति होती है कार्य बटा समय। अब कार्य क्या है, उस संधारित्र को चार्ज करने में किया गया कार्य उसकी ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये चीज अपने पढ़ी है, तो यहां वो चीज ऊर्जा बटा समय भी तो हो गया, ये भी तो लिख सकता हूं कि पावर जो है वो कार्य बटा समय यानी ऊर्जा बटा समय। अब देखो ऊर्जा, उस संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला बच्चों हाफ CV स्क्वायर यानी 1/2 C का मान 40 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 और V का स्क्वायर 3000 गुणा 3000, इतनी ऊर्जा है। अब ये तो क्या गई ऊर्जा। अब अपने से पूछा है शक्ति, तो उसमें समय का भाग दे देंगे, यानी कार्य करने की दर, तो इसमें समय का भाग देंगे, तो 40 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 गुणा 3000 गुणा 3000 और बटे में है 2 और साथ में समय कितना है हमारे पास, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। अब सोल्व कर ले, तो सोल्व इसको करोगे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 2 10 तो यहाँ पे आ गया और ये हो गया 3 3 9, 9 गुणा 10 की पावर 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 6, ये पावर तो कैंसिल हो गई। 9 गुणा 10 की पावर 3 शक्ति है, तो शक्ति का मात्रक वॉट। देखो ये आया अपने पास 10, एक ये भी तो बच रहा है 90, 90 गुणा 10 की पावर 3 तो 90 किलो हो गया, 90 किलो वॉट ये आ गया। तो अपना आंसर आ जाएगा इसका 90 किलो वॉट। आगे देखो अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने को दे दिया कि C1 बराबर C, C2 बराबर 2C, C3 बराबर 3C, C4 बराबर 4C धारिताओं के 4 संधारित्रों को एक बैटरी से जोड़ा गया है। C4 और C2 और C4 पर आवेशों का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले डायग्राम देखें, इसमें अपने को क्या दे दिया भाई, एक तो ये दे दिया C3 और यहां कनेक्ट है C2 और यहां इस जगह कनेक्ट है C1 और यहां इस जगह कनेक्ट है C4, ये C4 और यहां इनको जोड़ दिया एक बैटरी से और बैटरी का विभवांतर है वो कितना है V। अब इनके मान भी ले लें। C1 की जो वैल्यू अपने को दी है वो दी है C, इसकी दे दी 2C, इसकी दे दी 3C और इसकी दे दी 4C। अब अपने से कहा गया है कि C2 और C4 पर, C2 पर आवेश Q2 और C4 पर आवेश Q4, ये चीज क्लियर होगी। इनका अनुपात अपने से पूछा है, तो Q2 अपॉन Q4 का मान कितना होगा ये अपने को निकालना है। अब इस क्वेश्चन को निकालने से पहले फिर देखो उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया कि आवेश किस तरीके से बटेगा, विभव किस तरीके से बटेगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम संयोजन की तुल्य धारिता निकालना। तो आप इस संयोजन की तुल्य धारिता कैसे निकालोगे, किन बिंदुओं के बीच अपने को निकालनी है। तो अपने को कहा गया इस बिंदु और इस बिंदु,
इन दोनों के बीच बताओ संयोजन की तुल्यधारिता कितनी होगी। तो इसके और इसके बीच में संयोजन की तुल्यधारिता निकालने के लिए देखो, एक तो ये अलग रह गया और ये जो 3 हैं वो तीनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले 3C, 2C और C, इनका श्रेणी क्रम निकाल लें। तो इनका श्रेणी क्रम आ गया हमारे पास 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/3C, लघुत्तम आ गया 6C, 6 प्लस के 3 प्लस के 2 कितना आ गया 11/6C, तो ये हो गया 6C/11। इन तीनों का तो आ गया 6C/11। यहां जो जुड़ा है वो कितने का जुड़ा है, 4C का। तो ये 6C/11 और 4C ये दोनों अब किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। तो दोनों समांतर क्रम में हैं, तो पूरे संयोजन की तुल्यधारिता को C' नाम दे दूं। तो C' इक्वल्स टू आ गया 6C/11 प्लस का 4C, यह आ गया लघुत्तम कितना 11, 44 और 6 50 हो गए 50C/11 इस संयोजन की तुल्यधारिता। परिपथ का टोटल विभवांतर कितना है बच्चों, V। टोटल आवेश Q निकाल लें, Q इज इक्वल्स टू C' इंटू V। तो C' का मान है 50C/11, साथ में क्या है V, टोटल आवेश इतना। इस प्रकार के प्रश्न में, हर प्रश्न में ये तीनों चीज अपना पहले निकाल लें, तुल्यधारिता निकाल लें, टोटल आवेश निकाल लें, टोटल विभवांतर निकाल लें। उसके बाद क्या करोगे, जो चीज बराबर बराबर है उसको बांट दो। अब देखो बैटरी यहीं तो जुड़ी हुई है इन दोनों सिरों पे, तो इन 2 सिरों पर जुड़ी है तो 2 जोड़े हो गए, एक तो ये हो गया और एक इन 3 का पेयर हो गया। ये दोनों जोड़े किस क्रम में जुड़े हैं भाई, समांतर में। समांतर क्रम में कौन सी राशि का मान नियत होता है, हमें पता है कि समांतर क्रम में विभवांतर नियत होता है। इसका मतलब टोटल विभवांतर कितना था V, इसका मतलब इन तीनों के पास भी टोटल विभवांतर कितना है V, और इस अकेले के पास भी टोटल विभवांतर कितना है V। तो एक काम करें, पहले इसके पास कितना आवेश है वो निकाल लें। तो आवेश का मान यानी Q4, और Q इज इक्वल्स टू CV, तो C4 इंटू V। विभवांतर कितना भाई इसके पास V है, C4 का मान कितना है 4C, तो 4CV। इस वाले के पास आवेश का मान कितना हो गया, Q4 इज इक्वल्स टू 4CV, इतना आवेश है। टोटल आवेश कितना था, इतना था, उसमें से इसका आवेश घटा दें तो इन 3 पर आवेश कितना रह जाएगा उसको निकाल लें। तो इन तीनों पर जो आवेश का मान रहेगा, टोटल में से इसका आवेश घटा दें तो आप 50CV में से अपॉन 11 में से माइनस करोगे 4CV, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, वही 44, 6CV/11। ये आ गया, इसमें से इसको हमने घटा दिया तो इतना बच गया। इसका मतलब इस पूरे जोड़े के पास कितना आवेश है, 6CV/11 है। पूरे जोड़े के पास कितना विभवांतर है, इन तीनों की बात कर रहा हूं मैं, इन तीनों के पास टोटल इतना विभवांतर, इतना आवेश। अब देखो तीनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कौन सी राशि नियत होती है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान नियत होता है। तो आवेश का मान नियत होगा, इसका मतलब आवेश इतना ही तो है, तो इसका मतलब C2 को कितना आवेश मिलेगा, 6CV/11 मिलेगा। क्लियर, यानी इस पर आवेश आ गया, इस पर भी आवेश आ गया, तो Q2/Q4 कितना आ गया हमारे पास, 6CV/11 में भाग देना है इसके आवेश का, तो भाग देंगे हम किसका, 4CV का। CV से CV कैंसिल, ये हो गया 3/22। तो अपना आंसर आएगा Q2/Q4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/22। ये हमारा आंसर, इस तरीके से सॉल्व करना था। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें। अब देखो अगले वाला प्रश्न लेते हैं। 2 समांतर धातु की प्लेटें एक दूसरे के सामने कुछ दूरी पर रखी हैं। इन प्लेटों पर +Q और -Q आवेश है। यदि प्लेटों को कैरोसिन के तेल में डुबो दिया जाए तो इनके बीच विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो जी, अगले प्रश्न में अपने को कह दिया कि 2 समांतर धातु प्लेटें हैं, ये हो गई, एक पर +Q आवेश है तो इस पर दे दिया +Q, और एक पर अपने को दे दिया इस पर -Q आवेश है, और इनके बीच में विद्युत क्षेत्र। अच्छा, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E इक्वल्स टू, कई बार आपको बता दिया E प्लस प्लस E माइनस σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र आ जाता है σ/एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख दूं इसको, Q/A एप्सिलॉन नॉट।
इतना आ गया। अब देखो आगे, यदि प्लेटों को केरोसिन के टैंक में डुबो दिया जाए तो इनके बीच विद्युत क्षेत्र, भाई अब यदि हम केरोसिन भर दें तो केरोसिन क्या है, एक कुचालक पदार्थ हो गया, और उसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर ले लें या क्यू ले लें, तो माध्यम भरने के बाद नया विद्युत क्षेत्र ई डैश क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और केरोसिन तेल के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 से बड़ा, इसलिए अब विद्युत क्षेत्र का मान पहले की तुलना में घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो ई डैश अब कम हो जाएगा ई से, यानी विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाएगा, तो 2 ही हो जाएगा। चलो आगे, 400 पिकोफैरेड के संधारित्र को 100 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है। बैटरी को विच्छेदित करने के बाद इस संधारित्र को दूसरे 400 पिकोफैरेड वाले संधारित्र से जोड़ा जाता है। ऊर्जा की हानि देखो, ये दे दिया अपने को 400 पिकोफैरेड का एक संधारित्र, इसको चार्ज कर दिया गया है 100 वोल्ट विभवांतर की एक बैटरी से। आगे अपने को कहा गया है चार्ज होने के बाद अगर इस 100 वोल्ट की विभवांतर की बैटरी को यहां से हटा दिया जाए और उसकी जगह एक 400 पिकोफैरेड का एक निरावेशित संधारित्र जोड़ दिया जाए तो इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा हानि होगी। संधारित्रों के संयोजन में या चालकों के संयोजन में ऊर्जा हानि का फॉर्मूला ये तो रट लो आप, और ऊर्जा हानि का फॉर्मूला आपको बताया था C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये तो है ऊर्जा हानि। 4 चीजें होती है इसमें, C1 C2 V1 और V2। C1 पहले की धारिता 400 पिकोफैरेड, C2 दूसरे की धारिता 400 पिकोफैरेड, V1 पहले का विभवांतर कितने वोल्ट से किया गया था भाई, 100 वोल्ट से, 100 वोल्ट से उसको आवेशित किया गया था, तो पहले का विभवांतर 100 वोल्ट और दूसरे का विभवांतर 0। क्यों, वो तो निरावेशित था ना शुरुआत में निरावेशित था, तो शुरुआत में उसकी प्लेटों पर कितना विभवांतर था, 0 था। तो अब ये चीज होगी, C1 हो गया, C2 हो गया, V1 हो गया, V2 हो गया, सारी वैल्यूज फॉर्मूले में रखें तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू 400 गुणा 10 की पावर माइनस 12 गुणा 400 गुणा 10 की पावर माइनस 12 इंटू V1 100 माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन 2 400 गुणा 10 की पावर माइनस 12 प्लस 400 गुणा 10 की पावर माइनस 12 को हल कर लेना और मात्रक हो जाएगा जूल। तो जूल में इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है वो अपने को सोल्व करना था। अगला प्रश्न देखो, फिर एक अच्छा क्वेश्चन है। अगले में दे दिया अपने को 3 संधारित्र दे दिए, C1 C2 C3 चित्रानुसार बैटरी से जोड़े गए हैं। इनमें सही स्थिति क्या होगी, देखो सबसे पहले एक तो ये दे दिया यहाँ पे, और फिर ये 2 दे दिए यहाँ पे, और उसमें इनको इस तरीके से एक V विभवांतर की बैटरी से जोड़ दिया गया। ठीक, 3 चीजें हैं, Q1 C1 V1, इस पर आवेश Q1 है, इसकी धारिता C1 है, इसका विभवांतर V1 है। इधर Q2 C2 V2 और इधर Q3 C3 V3, और ये V विभवांतर की बैटरी। अब देखो बच्चों, अपने को कहा गया है कि कौन सा ऑप्शन इनमें हो सकता है। सबसे पहली चीज देखो, फिर वही चीज, इनको V विभवांतर की बैटरी से जोड़ा गया है और ये कितने संयोजन हो गए, कितने जोड़े बन गए, 2। ये 2 जोड़े हो गए, इस वाले में तो अकेला रह गया और इसमें देखो 2 जुड़े, और ये दोनों जोड़े आपस में किस क्रम में जोड़े गए हैं, तो दोनों आपस में जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में बच्चों क्या चीज समान होती है, क्या समान होता है श्रेणी क्रम में, आवेश का मान, आवेश का मान समान होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसके पास जितना आवेश है Q1, इनके पास जितना आवेश है उसके बराबर होगा। यहां देखो ये 2 संधारित्र हैं C2 और C3 वाले, ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर में। मैं आपसे पूछूं कि समांतर क्रम में क्या समान रहेगा, तो समांतर क्रम में विभव समान होता है। इसका मतलब यहां से एक चीज अपने को पता लग गई कि भाई V2 और जो V3 हैं, इस पर और इस पर जो विभवांतर है वो बराबर होगा, और इन दोनों का टोटल आवेश वो कितना हो जाएगा भाई, समांतर क्रम में आवेशों को जोड़ते हैं तो कितना हो गया, Q2 प्लस Q3, इसका चार्ज है Q1,
इसका जोड़े का चार्ज हो गया Q2 और Q3, और मैं ये दोनों जोड़े आपस में किस क्रम में हैं? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में अब इसका मान समान, इसका मतलब यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि Q1 का मान बराबर होगा Q2 प्लस Q3 के। पहली चीज तो ये। फिर मैं बात कर लूं विभवांतर की, कि विभवांतर कितना हो जाएगा। हमें पता है कि V2 और V3 हैं, वो तो बराबर ही हैं। इसका विभवांतर कितना है? V1। तो इसका विभवांतर V1 है, इन दोनों के पास समान है, चाहे V2 ले लो चाहे V3 ले लो, दोनों बराबर हैं। तो इन दोनों के विभवांतरों का योग बैटरी के कुल विभवांतर के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि V बराबर होगा किसके? V1 प्लस V2 के या फिर V3 के। बराबर ही था दोनों। तो चाहे तो V2 ले लें चाहे V3 ले लें। करो देखें मैच। तो ये मैच हो रहा है भैया आपका किस से? ये मैच हो रहा है ऑप्शन सी से। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 और इधर Q1 इज इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना था। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। देखो अगले वाले प्रश्न में अपने को क्या दे दिया? एक वायु संधारित्र दे दिया, एक परावैद्युत के साथ संधारित्र, एक चालक पट्टिका के साथ संधारित्र। दोनों स्थितियों में पट्टिका की मोटाई वायु संधारित्रों के मध्य की दूरी की आधी है। क्रमशः C1, C2, C3 धारिता रखते हैं। तो फिर बताइए इनमें से कौन सा संबंध सही है? देखो जी, सबसे पहले एक तो दे दिया निरावेशित संधारित्र। क्लियर? तो निरावेशित संधारित्र की धारिता, सॉरी वायु संधारित्र है, वायु संधारित्र की धारिता कितनी दे दी अपने को? C1। तो C1 की वैल्यू तो कितना आ गया अपने पास? A एप्सिलॉन नॉट D। जब उसकी प्लेटों के बीच में केवल और केवल वायु है, तो हम जानते हैं वायु या निर्वात में धारिता का ये वाला फॉर्मूला होता है। आगे अपने को कहा गया है एक पराविद्युत पट्टिका, तो इनके बीच में एक पराविद्युत पट्टिका रख दी। पराविद्युत पट्टिका की चौड़ाई D/2 और प्लेटों के बीच की दूरी D। अपने को ये दिया गया पट्टिका की चौड़ाई प्लेटों के बीच की दूरी का आधा है, यानी वो कितना है? D/2 है। तो फिर अगर पराविद्युत पट्टिका है तो पराविद्युत पट्टिका के लिए कितना दिया अपने को? C2। पराविद्युतांक कितना दिया है अपने को नहीं पता, कुछ भी मान लिया मैंने, रफली मैंने मान लिया 5 है भाई। पराविद्युत पदार्थ तो एक से तो बड़ा होना ही है, अपन 5 मान के कर लें कि 5 है। ठीक। पट्टिका रखने के बाद धारिता का फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस का T प्लस का T अपॉन एप्सिलॉन R, और उसकी वैल्यू 5 लेंगे, कर लें एक बार। तो ये हो गया D माइनस D/2 और प्लस का T/T की वैल्यू फिर से D/2, तो ये कितना हो गया? D/10। अब ये तो हो गया किसमें? C2 में। फिर कह रहा है अगर ये चालक पट्टिका होती, पराविद्युत पट्टिका होती, तो चालक पट्टिका के लिए फॉर्मूला क्या है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस का T। फिर से T की वैल्यू कितनी दे दी अपने को बच्चों? D/2। ये चालक के लिए, ये पराविद्युत के लिए, और ये किसके लिए हो गया? वायु के लिए। अब इनमें से बताओ किसका मान ज्यादा है? ये कितना हो गया? D/2 हो गया, D/2। अब देखो यहां पे इसमें भाग लग रहा है D का, इसमें लग रहा है D/2 का, और इसमें लग रहा है D/2 से ज्यादा का। क्यों? प्लस D/10 भी है, ये भी तो जुड़ेगा उसमें। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या का भाग लग रहा है, फिर इसका भाग लग रहा है, और इसमें सबसे छोटी संख्या का भाग लग रहा है। इन हर वाली चीजों में से D/2 सबसे छोटा है। इसका मतलब इसकी धारिता सबसे ज्यादा C3 की, उसके बाद किसकी? C2 की, और उसके बाद में किसकी हो गई? C1 की। तो C3 इज ग्रेटर देन C2 इज ग्रेटर देन C1। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है अपने को सॉल्व करना था। आगे देखें फिर, चित्र में दिखाए अनुसार A और B के मध्य संयोजन की तुल्य धारिता बताइए कितनी होगी। तो इस संयोजन की तुल्य धारिता एक बार इस तरीके से ले लें इसको। एक अरेंजमेंट ये यहाँ संधारित्र यहाँ जोड़ दिया, और एक में संधारित्र यहाँ जुड़ा हुआ है, और ये B यहाँ लिखा हुआ है, और A जो है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये 1 माइक्रोफैरड यहाँ दे दिया, ये 1 माइक्रोफैरड यहाँ दे दिया, 2 माइक्रोफैरड यहाँ दे दिया, 1 माइक्रोफैरड। अपने को कहा गया है कि A और B के बीच संयोजन की तुल्य धारिता कितनी होगी। अब एक बार देखो, अगर मैं इस तरीके से इसको लेके चलता हूँ और आपसे कहूँ कि संयोजन की तुल्य धारिता बताएं,
अब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि अब हमें ये नहीं पता लग रहा कि कौन किसके साथ श्रेणी में है, कौन किसके साथ समांतर में। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको इस तरीके का पहले भी करवाया था, इस एक को मैं यहां ना लिखकर इधर तो सरका ही सकता हूं, यहां तक तो ला ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ भाई? इधर बीच में कुछ नहीं जुड़ा हुआ था तो उसको यहां से सरका के हम यहां ले आए। इसी तरीके से अब देखो, एक ये वाला वायर है तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी तो ले सकते हैं, पर बात एक ही है। अब मैं आपसे कहूं 1 माइक्रोफैरड का ये है, 1 माइक्रोफैरड का ये, अब बताओ दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर में हो गए। अब ये दोनों समांतर में हो गए तो 1 और 1 का समांतर बच्चों कितना हो गया? 2। तो इसको तो हटा दें और इस 1 माइक्रोफैरड की जगह कितना ले लें? 2 माइक्रोफैरड का। अब तो साफ आ रहा है। अब भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो इस B को मैं यहां से सरका के यहां लिख दूं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। B यहां गया, अब तो जाएगा। अब देखो ये 2 और 1 दोनों किस में? श्रेणी में। तो 2/3 माइक्रोफैरड, इन दोनों का इतना आ गया। और फिर 2/3 और 2 दोनों किस में हो गए? समांतर में। तो संयोजन की तुल्य धारिता हो गई 2/3 प्लस के 2, लघुत्तम आ गया 3 और ये हो गया 6 और 2 8। तो 8/3 माइक्रोफैरड इस संयोजन की तुल्य धारिता होगी। ये वाला प्रश्न अपने को ऐसे करना था। अब देखें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपने को दे दिया, एक परिपथ में 2 संधारित्र C1 और C2 को निम्न आकृति के अनुसार जोड़ा गया है। बिंदु A का विभव V1 है, B का विभव V2 है, तो बिंदु D का विभव क्या होगा? देखो अपने को दे दिया इस तरीके का एक अरेंजमेंट। यहाँ पे एक दूसरा कैपेसिटर और जुड़ा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है A, यहाँ लिखा हुआ है D और यहाँ लिखा हुआ है B। इस जगह पे विभवांतर कितना हो गया? V1। इस जगह विभवांतर कितना है? V2। और बिंदु D यहाँ लिखा हुआ है, इसकी धारिता कितनी है? C1 और इसकी धारिता कितनी बच्चों? C2। क्या पूछा है? अपने को पूछा है बिंदु D का विभव होगा, यानी VD का मान अपने से पूछा है कि VD का मान कितना होगा। अब देखो किस तरीके से करेंगे दोनों। अगर मैं इसके बाद अगर इसको लूं तो ये C1 और C2 दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं? तो दोनों हैं वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। वो डिपेंड करेगा बैटरी के आधार पे। अब देखो तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इन पर आवेश का मान वो तो बराबर ही रहेगा। तो इस पर आवेश कितना है? Q। इस पर भी आवेश का मान कितना है? Q। तो मैं अगर इन दोनों के मध्य विभवांतर निकालूं बच्चों, किस किस के बीच में? A और D के बीच में। तो देखो यहां से क्या लिखूंगा मैं इसको? VD माइनस VA। इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर निकालूं तो VD माइनस VA इज इक्वल्स टू क्या होता है? V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। तो Q अपॉन C1। क्लियर? VA की वैल्यू कितनी दे दी अपने को? V1। इसी तरीके से अगर मैं B और D के बीच का विभवांतर निकालूं तो क्या समीकरण बनेगा? VB माइनस VD बराबर Q अपॉन C2। भाई इस पर आवेश कितना है? Q और इसकी धारिता कितनी है? C2। तो Q अपॉन C2, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से देखो इसकी वैल्यू दी थी VB की, VB की वैल्यू कितनी दी अपने को? V2। अब यहां पर हमें Q को गायब करना है। आप ऑप्शन में देखोगे Q है ही नहीं, और वो तो हमने को दिया भी नहीं था शुरुआत में, वो तो हमने माना है। तो फिर Q को गायब करने के लिए क्या करोगे? आसान सा तरीका, भाग दे दो ना पहले में दूसरे का। तो फिर क्या इक्वेशन बनेगा? VD माइनस V1 अपॉन V2 माइनस VD इज इक्वल्स टू, पहले में दूसरे का भाग दोगे, C2 ऊपर चला जाएगा, C1 नीचे आ जाएगा, तो C2 अपॉन C1। Q से Q कैंसिल हो गया, गुणा करवा दो भाई। VD इंटू C1 माइनस का V1 C1 और बराबर V2 C2 माइनस का VD C2। अब क्या निकालना है अपने को? अपने को तो VD चाहिए, बिंदु D का विभव। तो VD को एक जगह कर लें तो इसको इधर ले आऊं, तो इसको इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा VD C1 प्लस का VD C2 बराबर, ये उधर गए तो प्लस का V1 C1 प्लस V2 C2। क्या कॉमन आ रहा है? VD कॉमन आ गया। क्या बच गया? C1 प्लस C2। तो यहां से VD बराबर C1 प्लस C2 का इधर भाग लग जाएगा। ये वही उभयनिष्ठ विभव वाला फॉर्मूला आ गया। उभयनिष्ठ विभव V इज इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस तरीके से ये क्वेश्चन अपने को करना था। नेक्स्ट वाला प्रश्न देखो। अब बिंदु P और Q के बीच प्रभावी धारिता का मान कितना होगा? इसमें लंबा चौड़ा डायग्राम दे दिया भाई इस तरीके से। ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे,
एक दे रखा है इनके बीच में यहाँ पर, और एक दे रखा है इनके बीच में यहाँ पर, और फिर एक इसके साथ ऐसे। यहाँ Q लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है P। मान ले ये 2 माइक्रोफैरड का, ये 2 माइक्रोफैरड का, ये 5 माइक्रोफैरड का, ये 2 माइक्रोफैरड का, ये 1 माइक्रोफैरड का, ये 1 माइक्रोफैरड का, और ये 2 माइक्रोफैरड का। इस तरीके से हो गया। अब देखो बच्चों, इसमें पूरे संयोजन की यदि अपन बात करें तो पूरे संयोजन में ये इतना देखो, एक बार फिर से देखो वही आ रहा है, ये व्हीटस्टोन सेतु आ रहा है, 2 2 2 और 2, बीच वाला कितने का उससे मतलब ही नहीं है। ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था है, ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का, तो इस पूरे संयोजन की तुल्य धारिता कितनी हो गई? 2 ही आएगी। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। फिर आगे देखो, इसके बाद अब ये हो गया, इसके साथ एक ये यहां जुड़ा हुआ है, 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, और यहां लिखा हुआ है Q, यहां लिखा हुआ है P। अब 1 और 1 दोनों किस में हो गए? किस में हो गए? समांतर में। तो 1 और 1 का समांतर कितना हो गया? 2। तो अब ये 2 और 2 किस क्रम में हो गए? श्रेणी में। तो 2 और 2 का श्रेणी क्रम आंसर क्या आ गया हमारे पास? 1 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट वाला प्रश्न देखो, समांतर प्लेट संधारित्र के भीतर आधे भाग में K पराविद्युतांक वाला माध्यम। अब आधे भाग में अपने को दिया है K पराविद्युतांक का एक माध्यम, और वो दिया है प्लेटों के समांतर भरने पर धारिता का मान क्या हो जाएगा, जबकि प्रारंभ में वायु माध्यम की धारिता C है। देखो जी, अपने को दे दिया था कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ये दे दिया। जब इसकी प्लेटों के बीच में वायु थी, तो वायु थी उस समय धारिता का मान A/0/d। क्लियर? इसको मैंने ले लिया C। अब आगे कहा गया है यदि K पराविद्युत आधे भाग में। अब आधा भाग देखो बच्चों, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है आधा भाग, और आधा भाग ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। 2 तरीके होते हैं, क्षेत्रफल विभाजन और दूरी विभाजन। यहां देखो क्या दिया गया है, प्लेटों के समांतर भरने पर, तो प्लेट तो ऐसे तो रखी है, तो प्लेटों के समांतर भरा गया है, इसका मतलब ऐसे भरा गया है, ऐसे आधे भाग में माध्यम भरा गया है, और उसका पराविद्युतांक कितना दे दिया अपने को? K। उसका पराविद्युतांक अपने को दे दिया K। अब देखो 2 तरीके हैं, आप कैसे कर सकते हो, एक इसकी धारिता निकाल लो, इसकी धारिता निकाल लो, दोनों का फिर श्रेणी क्रम लेके धारिता निकाल लो, या फिर उस वाले तरीके से निकाल लें, वो मेरे को ज्यादा बेटर लगता है। माध्यम कितनी दूरी में हो गया भाई? D/2 में, आधे में हो गया। और पहले कितना था? प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? D। तो फिर नई धारिता C' = A/0/d - T की वैल्यू D/2 प्लस T की वैल्यू D/2 K। ये आ गया हमारे पास C'। थोड़ा सा सोल्व करें तो C' = A/0/d में से D/2 गया तो D/2 बच गया, प्लस का D/2 और K में है ही। और सोल्व करो, A/0/d/2 यहां से कॉमन आ गया 1 + 1 K। ये 1 में है तो ये हो गया 1 K। लघुत्तम कितना आ गया भाई? K। तो ये हो गया K + 1 K। ये हो गया। 2 को ऊपर ले जाए तो 2 को ऊपर ले आए तो 2 ऊपर आ गया। A/0/d, इसको तो अलग ले लें, तो A/0/d, और ये K ऊपर चला जाएगा तो 2K/K + 1। इसका मान कितना है? C। तो फिर C' = आ गया C × 2K/K + 1। C' = 2KC/K + 1। पहला ही आ गया, तो A ऑप्शन। इस तरीके से इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। अब अपन बात करें अगले वाले प्रश्न की, तो नेक्स्ट वाले प्रश्न में कहा गया है 1 मीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले। तो ये एक धातु का गोला, उसकी त्रिज्या कितनी दे दी अपने को? 1 मीटर की धारिता समान धारिता वाले 40 मिलीमीटर व्यास वाले गोल व समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? 1 मीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले की धारिता किसके समान है? एक समांतर प्लेट संधारित्र के समान है। सबसे पहले तो इस गोले की धारिता निकाल ले भाई। तो गोले की धारिता C = क्या होता है? R/K। तो 1/9 × 10⁹ C। R का मान कितना दिया? 1 मीटर, और K की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹ तो C = हो गया इतना फैरेड।
ठीक है, ये तो पहले की धारिता होगी। फिर कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें प्लेटें जो हैं वो आयताकार ना होकर कैसी हैं, वृत्ताकार हैं, और उसकी जो त्रिज्या है वो है अपने पास 20 mm, 20 मिलीमीटर। 40 मिलीमीटर व्यास है तो त्रिज्या होगी 20 मिलीमीटर, तो उसकी त्रिज्या हो गई 20 मिलीमीटर, यानी r का मान 20 गुणा 10 की पावर -3 मीटर। तो प्लेटों का क्षेत्रफल A = πr², यानी 3.14, और r का मान 20 गुणा 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। इतना प्लेटों का क्षेत्रफल आ गया। प्लेटों के बीच की दूरी अपने को बतानी है, तो प्लेटों के बीच की दूरी ले ली d। तो एक बार इसकी धारिता निकाले अपन, इस वाले सिस्टम की धारिता, तो इस वाले सिस्टम की धारिता हो जाएगी हमारे पास A ε0/d। तो A का मान कितना आ गया, 3.14 गुणा ये हो गया 20, 400 गुणा 10 की पावर -6 अपॉन में कितना है d, तो उसको हमने प्लेस कर दिया d से। अब कह रहा है इसकी धारिता और इसकी धारिता दोनों बराबर हैं, तो दोनों को हम बराबर पुट कर देंगे, दोनों को बराबर पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से उन प्लेटों के बीच की दूरी है वो अपने कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन थे इस प्रैक्टिस सेट सेकंड के, ये हमने सॉल्व किए, बाकी का अपन लेंगे अब नेक्स्ट वाले क्लास में। थैंक यू सो मच।